अब्दुल्ला उर्दू यूनिवर्सिटी करनूल के फाउंडर वाइस चांसलर हैं। आंध्र प्रदेश के शहर कदरी में पैदा हुए। स्कूल और कॉलेज की तालीम मुकम्मल करने के बाद 1989 में आपने मद्रास यूनिवर्सिटी से उर्दू गज़ल में इस्तियारे के दक़ीक़ मौज़ू पर PhD की डिग्री हासिल की। अदब में आपकी तख़सीस उर्दू शायरी, क़दीम अदब, तनक़ीद, उर्दू ड्रामा और हम असर उर्दू अदब है। आपने अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज़ 1977 में नज़रुल उलूम कॉलेज आम्बो से किया। 2 माह बाद आपका तख़र्रुज इस्लामिया कॉलेज वानोबड़ी में हो गया, जहां आपने 15 बरस तक तवील तदरीसी खिदमत अंजाम दी और इस इलाके में उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने और सही मानों में नौजवानों में ज़बान से मोहब्बत का जज्बा जगाने में अहम रोल अदा किया। 1992 में आप श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी तिरुपति में तदरीसी अमले से वाबस्ता हुए। 12 बरस तदरीसी और तहक़ीक़ी की खिदमत अंजाम देने के बाद 2004 को सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में थे प्रोफेसर आपका तक़र्रुर में आया। यहाँ भी 12 साल आपने तदरीसी और तहक़ीक़ की बेहतरीन खिदमत अंजाम दी। इस तरह 40 साल तदरीसी, तहक़ीक़ी, तसनीफ़ी और तहक़ीक़ी खिदमत के बाद आप आंध्र प्रदेश को अपनी नई क़ायम शुदा उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए वाइस चांसलर की तलाश हुई, तो आपसे बेहतर उम्मीदवार कोई और नहीं हो सकता था। आपने बेशुमार क़ौमी और बैनुल अक़वामी सेमिनारों, कॉन्फ्रेंसों और अरबी मज़ाकिरों वगैरह में शिरकत की है और दक़ी मक़ाले पेश किए हैं। आप जितने अच्छे शायर, असरनिगार हैं, इतने अच्छे शायर भी हैं, जितने अच्छे मुदर्रिस हैं, इतने अच्छे मौक़िफ़ भी हैं। आपकी 9 किताबें शाया हो चुकी हैं, जिनमें हाफिज़ जलंधरी, फ़न शख्सी, सुख़न उर्दू गज़ल का इस्तिहादी निज़ाम वगैरह। आपकी बेलौस अदबी खिदमत के इतराफ़ में आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी की जानिब से अब तक 3 अवार्ड दिए गए हैं। इनके अलावा भी कई गैर सरकारी तालीमी, अदबी और समाजी इदारों की जानिब से आपको एज़ाज़ात से नवाजा गया है। हमें बेहद मुसरत है कि बावजूद बेशुमार मसरूफियात के आपने हमारी दावत पर लब्बैक कहा। एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर शाहुल हमीद साहब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं। आप अपनी स्नातकोत्तर एवं PhD की उपाधि मद्रास विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। लायोला महाविद्यालय, मनोन्मणियम सुंदरनाथ विश्वविद्यालय में भी आप प्रवक्ता के रूप में कार्यभार संभाला है। आप अनुवाद एवं तुलनात्मक साहित्य में अधिक रुचि प्रकट करते हैं। आपके शोध निर्देशन में 5 विद्यार्थियों PhD की उपाधि और 10 विद्यार्थियों MPhil की उपाधि प्राप्त की है। आपके द्वारा 5 पुस्तकों का प्रकाशन भी हो चुका है। आपने कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में 25 से भी अधिक लेख प्रस्तुत किए हैं। 40 से भी अधिक लेखों का प्रस्तुतिकरण नामी पत्रिकाओं में हुई है। विशेष भाषण और विषय विशेषज्ञ के रूप में कई महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में आमंत्रित किया गया है। 2013 से लेकर 2015 के अंदर UGC नई दिल्ली के द्वारा एक मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट खत्म कर चुके हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी का पद भी संभालते आ रहे हैं। इस शुभ अवसर पर मैं यह संकेत करना चाहती हूँ कि दक्षिण भारत में पैदा होकर उत्तर भारत जाकर हिंदी भाषा का योगदान बढ़ाने में आप कार्यरत हैं। आप इस ख्याति के लायक बन चुके हैं। राष्ट्रीय संगोष्ठी के इस शुभ अवसर पर आपका स्वागत करती हूँ सर। यूनिवर्सिटी करनूल से अपने खुसूसी ख्याल से हमें मुस्तफीद फरमाएं। प्रिंसिपल साहिबा डॉक्टर शहनाज अहमद और डॉक्टर शिरीन बानू साहिबा, शाहुल हमीद साहब, बशीरा सुल्ताना साहिबा और असफिया साहिबा, मखाला निगार हजरात, और एक तरह से देखा जाए तो मुझे इस कॉलेज के अंदर आने की ख्वाहिश कुछ 40 साल से सता रही है, लेकिन कभी गोरखा ने अंदर आने नहीं दिया, कभी प्रिंसिपल ने अंदर आने नहीं दिया। बात दरअसल यह है कि जिन दिनों में
इस्लामिया कॉलेज बानुबड़ी में था। 1977-78 की बात है, जब एमजी रामचंद्र साहब ने पहली मरतबा हुकूमत बनाई थी, तो उन्होंने एक इनकलाबी कदम तालीमी मैदान में उठाया था कि पीयूसी की क्लासों को डिग्री कॉलेजों से निकालकर हाई स्कूल्स को दे दिया था। तो उसकी वजह से डिग्री कॉलेज में हम जैसे कई लोग सरप्लस हो गए थे। तो हमारा क्या किया जाए, एक हड़ताल हुई, बाद में एक अच्छा फैसला किया गया और रीडिप्लॉयमेंट स्कीम एक की गई, जिसकी वजह से जहां जहां पोस्टें खाली है वहां वहां उन लोगों को भेजा गया था। हमारे इस्लामिया कॉलेज बानुबड़ी से भी 4-5 लोग गए, लेकिन मैं भी जाने वाला था, लेकिन मेरा नंबर ही नहीं आ रहा था। तो उस वक्त सब लोग मेरा बड़ा मजाक उड़ाते थे, तमिलनाडु के तमाम कॉलेजेस फिलअप हो गए हैं, अब तुम्हारी किस्मत में सिर्फ एक ही कॉलेज बचा है, SIT, जाना बस वही है। और मजाक की एक वजह यह भी थी कि मेरी शादी नहीं हुई थी उस वक्त, कुछ इसलिए भी मैं मजाक का निशाना बन रहा था। बहरहाल ऐसा हुआ नहीं, मुझे कृष्णगिरी भेज दिया गया और मैं 5-6 साल रहा, फिर वापस इस्लामिया कॉलेज आ गया। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ये ख्वाहिश जड़ पकड़ चुकी थी कि भाई SIT कॉलेज को देखना है। तो 40 साल के बाद आज वो दिन आया है, आफ्टर मोर देन 40 years। बहरहाल मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उर्दू डिपार्टमेंट, हिंदी डिपार्टमेंट और प्रिंसिपल साहिबा का कि उन्होंने मुझे ये ज़रीन मौका इनायत फरमाया। जहाँ तक आज के सेमिनार का ताल्लुक है, हिंदी और उर्दू नावलों में समाजी मसाइल, मुझे लगता है ये एक तरह का तकाबुली सेमिनार होना चाहिए। या इसके दो तरीके से देखा जा सकता है कि एक ये कि हिंदी वाले हिंदी नावलों में जो कुछ समाजी मसाइल पेश किए गए हैं उसको पेश करें, और उर्दू वाले उर्दू नावलों में जो कुछ लिखा गया है उन मसाइल को पेश किया जाए। लेकिन एक और भी हो सकता है, और वो ये है कि समाजी मसाइल को ले लें और एक मसले को लें और उस देखें कि हिंदी में उस मसले को कैसे ट्रीट किया गया है, उर्दू में कैसे किया गया है। बहरहाल कोशिश ये होनी चाहिए कि दोनों तरह के मसाइल को देखें, लेकिन मकसद एक ही होना चाहिए कि हम हमारे राइटर्स की दानिश्वरी को उजागर कर सकें। क्योंकि एक चीनी मखौला है कि एक आम आदमी मसले के अतराफ घूमता रहता है, जबकि अक्लमंद आदमी उसके तह तक जाता है। A common man goes around the problem, whereas a wise man goes to the heart of the problem. So इस तरह का अगर कोई ख्याल रख के हमें कोशिश करें एक तकाबुली मुताले के साथ कि हिंदी और उर्दू में किस तरह के मसाइल को किस तरह से देखा गया है और किस तरह समझने की कोशिश की गई है, या उसके असबाब को किस तरह फनकाराना अंदाज में, किस तरह कितनी क्रिएटिविटी के साथ इसको हमारे समाज के साथ जोड़ा गया है, या समाज में समाज के फायदे के लिए या समाज में जीने के लायक बनने के लिए हमारे लोगों ने क्या सोचा है। इस तरह की एक बात अगर इस सेमिनार के जरिए से बाहर आती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही कामयाब सेमिनार हो सकता है। ये तो रही आपके सेमिनार की बात। मैं कुछ हमारी बहनों से बात करना चाहता हूँ, हमारी लड़कियों से जो भी आप बैठी है। ये बात करने से पहले मैं थोड़ा सा एक वाज़ेह कर दूं कि मेरा ताल्लुक जैसा कि उन्होंने बताया कदरी तपुर है, लेकिन मेरा बड़ा ताल्लुक मद्रास से है। एक लिहाज से मेरी पैदाइश मद्रास की है, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट आप भी परमपुर में है। बचपन का बहुत सा टाइम मद्रास में गुजरा है और मेरी पहली स्कूलिंग जो हुई थी वो परमपुर के एक तमिल स्कूल में हुई थी। और यहाँ मेरा पूरा कुंबा रहता है, मेरे 6-7 भाई बहन 8 भाई बहन हैं, सब के सब यही रहते हैं, माँ का यही है, ननियाल है, सब यही है। तो इसलिए मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ यूँ समझ के सुनिए मेरी इस बात को कि मैं आपका भाई हूँ तमिलनाडु के हिसाब से भी, और मुझे आपसे कुछ कहना है जो लड़कियां बैठी हुई हैं। देखिए कि आज समाजी मसाइल या सोशल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं हम लोग। मैं आप लोगों को दावत देना चाहता हूँ, तमाम जो औरतें या लड़कियां यहाँ बैठी हुई हैं, आप सोशल प्रॉब्लम्स में इंटरेस्ट लीजिए, आप दिलचस्पी लीजिए, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि हम किस तरह के समाज से गुजर रहे हैं, लड़कियों का क्या मुकाम है
और औरतों का क्या मुकाम है, औरतें क्या कर रही है, क्या सोच रही हैं। ओके, आई कैन पुट इट लाइक दिस, औरत क्या सोच रही है, इसको थोड़ा सा बाहर आने की बड़ी सख्त जरूरत है इस वक्त। मुझे याद आ रहा है कि अभी हिंदुस्तान टाइम्स में संडे के दिन एक आर्टिकल छपा है 3 तलाक के बारे में। बहुत अच्छा आर्टिकल उसने लिखा है कि आपके इस 3 तलाक की वजह से औरतों का या मुसलमान औरतों का कोई मसला हल होने वाला नहीं है। मुसलमानों का, इन बच्चों का, इन लड़कियों का हल इस तरह हल हो सकता है कि आप उनको ज्यादा से ज्यादा तालीम दें, उनको ज्यादा से ज्यादा एम्पावर करें, उनको ज्यादा से ज्यादा जॉब निकाल कर दें, उन्हें दुनिया के मेन स्ट्रीम में लेकर आए तो उनके मसाइल हल हो सकते हैं। मैं, हमारे घर में मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, तो मैंने अपनी बेटियों से कह दिया था कि तुम में से कोई एक कम से कम नौकरी करनी ही है आपको। एक, मैं ऐसा हमेशा अपनी जगह पे लोगों से कहता हूं कि हर घर से कम एक लड़की को जॉब में आना चाहिए। जब तक आप लोग आएंगे नहीं बाहर, उस वक्त तक आपका कोई मसला यहाँ हल होने वाला नहीं है। मैं इसी बात को किसी और अंदाज से आपको समझाऊंगा। बात कुछ इस तरह की है कि मैं एक लेडी के बारे में आपको बोलूंगा, उनका नाम है अनीस खिदवाई। अनीस खिदवाई, उनकी किताब बहुत मशहूर हुई थी 70s 80s में। किताब का नाम था आजादी की छांव में, इन द शेड ऑफ फ्रीडम। तो ये किताब की मुसन्निफा थी वो, लेकिन उससे पहले उनकी जो कहानी है उसके 2 हिस्से में आपको बताऊंगा। 1936 में जबकि ब्रिटिश हुकूमत थी, वो ऑल इंडिया रेडियो में काम करती थी एक अनाउंसर की हैसियत से। तो उनको एक टॉपिक दिया गया, क्या से क्या, यानी क्या से क्या हो गया, एक टॉपिक दिया गया और उनसे कहा गया कि मुसलमान जो औरतें हैं, उन औरतों की जो जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा हो गई हो, उनको इंटरव्यू करें और उनके इंटरव्यू को आप ऑल इंडिया रेडियो पर नशर करें और पूछें कि वो दुनिया को क्या समझती हैं, क्या से क्या हुआ, यानी क्या था हिंदुस्तान की तहजीब क्या थी और क्या हो गई। ये 36 की बात कर रहा हूं मैं। तो ये शुरू किया गया। अनीस लिखती हैं कि वो लखनऊ की जितनी औरतें 70 साल या उससे ऊपर की थी, उन सब के इंटरव्यू लिए जाकर तो पता ये चला कि उनको सिवाय अपनी हवेली, सिवाय अपने खाने, सिवाय अपने 16 श्रृंगार और सिवाय अपने बच्चों के कुछ नहीं मालूम है कि घर से बाहर बाजार में क्या हो रहा है। कुछ नहीं मालूम है, कुछ नहीं जानती है कि अंग्रेज आए हैं हिंदुस्तान में। वो ये नहीं जानते हैं कि वो अंग्रेज क्या चाहते हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि गदर के बाद जो है बहादुर शाह जफर की हुकूमत खत्म हो गई है। उनको ये नहीं मालूम है कि कितने मुसलमानों को, कितने हिंदुओं को बाजार में, दिल्ली के बाजार में, लखनऊ के बाजार में फांसी पर लटकाया गया है। कुछ नहीं मालूम है। अपने बैठे हुए अनीस खिदवाई लिखती हैं कि ये ऐसा लग रहा था कि लखनऊ की नहीं है बल्कि जमीन की नहीं है और ये किसी सैयारे से ऊपर से आई हुई है और आकर जो है यहाँ बैठी हुई है। इनको कुछ दुनिया के बारे में मालूम नहीं है। इतना लिखने के बाद वो नीचे एक क्वेश्चन करती है, क्या आज 74 की बात कर रहा हूं मैं अब, क्या आज भी हमारी औरतों का यह हाल है या नहीं है? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। कितनी औरतों को, कितने हमारे घर के लड़कियों को मालूम हो रहा है कि इस वक्त अन्ना डीएमके में क्या हो रहा है, इस वक्त डीएम का क्या मामला चल रहा है, जयललिता की मौत का क्या कारण रहा है, या वगैरह वगैरह। ऐसे 50 चीजें हैं जिसके बारे में हम कितना जानते हैं। हमारे घरों में हमारे पेरेंट्स हैं, कितने पेरेंट्स हैं जो हमारी औरतों के साथ या हमारी बच्चों के साथ पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में बात करते हैं? नहीं है। तो एक बहुत बड़ा मसला ये हमारे सामने है कि हम हमारी लड़कियों को, हम हमारी औरतों को कब उनके अंदर जागृति पैदा कर सकते हैं। जब तक वो जागृति पैदा नहीं होगी वो मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं सकते। आप लाख पढ़ लीजिए, आप लाख वो कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। शऊरी तौर पर सोच कर आपको बहुत आगे बढ़ना है। मैं अनीस खिदवाई की एक और बात बोलना चाहता हूं। मैं इसके पस मंजर में एक पैगाम दे रहा हूं आप लोगों को सोचने के लिए। ये है कि उन्होंने सितंबर 1947 से लेकर अक्टूबर 1948, डेट देख लीजिए आप,
सितंबर 1947 से लेकर अक्टूबर 1948 तक जो हालात हुए, वो तमाम के तमाम हालात उन्होंने अपने घर में बैठकर एक डायरी के तौर पर लिखकर रखा, सिर्फ एक डायरी के तौर पर। इसमें जो कत्ल गालिबगिरी हुई थी उस एक साल के अंदर, उसकी एक एक डिटेल जो मालूम हुआ उनको, उन्होंने सब कुछ लिखकर रखा। तकरीबन पूरी हिस्ट्री लिखी उन्होंने घर में बैठकर, बाहर ही नहीं, घर में बैठकर लिखा उन्होंने। और आज जो किताब छप चुकी है, तो उस किताब को पढ़ने के लोग यूरोप से आते हैं और ये बहुत बड़ा सोर्स बन गया है हमारी जद्दोजहद आजादी की तहरीक का, बहुत बड़ा सोर्स है। अगर आपको कुछ जानना चाहते हैं कि हकीकी वाकयात क्या हुए हैं, तो पूरे हकीकी वाकयात आप देख सकते हैं उस छोटी सी डायरी में, जिसमें उन्होंने सिर्फ वाकयात लिखकर लिखे हैं। और उसके पहले पन्ने पर लिख के रखा है कि आप, मैं एक औरत की लिखी हुई है किताब है, इस किताब में आप दानिश्वरी को मत ढूंढिए, आप कोई अक्लमंदी की बात मत ढूंढिए, ये महज ये वाकयात है जो मैंने लिखे हैं, जिसमें इसमें एक माँ का दुख है, एक बहन का गुस्सा है और एक बीवी की अलमनाक दास्तान है। ये कुछ नहीं लिखा है इन्होंने, लेकिन लिखा जरूर है। मैं आप लोगों को सिर्फ इस बात की दावत देना चाहता हूं कि जब तक आप अपने आप को समाज से नहीं जोड़ेंगे, उस वक्त तक हमारा और आपका कुछ होने वाला नहीं है। एक शायरा ने लखनऊ की बहुत अच्छी बात लिखी कि उसने लिखा है कि उम्र भर ख्वाबों की चिलमन से लगी बैठी रही, उम्र भर ख्वाबों की चिलमन से लगी बैठी रही, मैंने सारी उम्र हालात से पर्दा किया है, मैंने सारी उम्र हालात से पर्दा किया है। मैं इस शेर को दूसरे अंदाज से बोलता हूं कि आपको पर्दा करना है जरूर कीजिए, लेकिन हालात से पर्दा मत कीजिए। आपको जानना चाहिए कि आपके अतराफ में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, और जब तक आपको इसका इल्म नहीं होगा तो आप एक शाहराह पर आ नहीं पाएंगे। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ मेहमान एजाजी जनाब डॉक्टर शाहुल हमीद साहब, हिंदी प्रोफेसर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, कि वो अपने खुसूसी हिसाब किताब से हमें नवाजें। बहुत अच्छा एक माहौल है और इस माहौल में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में ही रह रहा हूँ जहाँ पे हिंदी और उर्दू का एक अच्छा संबंध है, और हिंदी और उर्दू में किस तरह के फिक्शन राइटर्स हैं, किस तरह का जो शेर शायरी है, जो कविताएं हैं, कैसे हैं, वहां हम डायस पे, हम वहां पे गुफ्तगू करते हैं और वहां पे हम बात करते हैं, उसको शेयर करते हैं। तो जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुजफ्फर शामी साहब से आप मिलने जा रहे हैं, उनसे कहिए कि हमारा सलाम, सर हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपको सलाम कहें। इनके निहायत दोस्त हैं मुस्तफा सर, लिंग्विस्टिक्स के हैं, उन्होंने बहुत तारीफ की थी सर की। तो ऐसा है सर कि मेरे अंदर दो रिसर्च हुए हैं, एक है हिंदी और उर्दू नॉवेल्स में नारीवाद, हिंदी और उर्दू उपन्यासों में नारीवाद, जो 1960 से 2000 तक के नॉवेल्स हैं। एक और रिसर्च अभी सबमिट हो रहा है जो हिंदी और उर्दू कहानियों में नारी विमर्श, जो उसी टाइम के हैं। तो हमने इन दोनों चीजों को देखा और उसमें जो सामाजिक समस्याओं को हमने देखा, तो हमें लग रहा है कि जो है, जो राइटर्स हैं वो एक ही तरह से लिखना शुरू किए। जैसे मंटो हैं, उन्होंने भारत विभाजन पर लिखा, कुरतुल्लाह हैदर हैं, उन्होंने भारत विभाजन पर लिखा, कमलेश्वर हैं, भीष्म साहनी हैं, इन लोगों ने लिखा है उन सब चीजों को। खासकर तो सामाजिक समस्याएं वो प्रेमचंद जो है लिखे, पहले उर्दू में लिखे, फिर उनका उसमें चला नहीं तो उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया, जो वहां से वो प्रसिद्ध हुए। तो भारत विभाजन की जो त्रासदी है, जो समस्याएं हैं, वो उर्दू में भी मिलती हैं और हिंदी में भी मिलती हैं, जो उसी समय के प्रोग्रेसिव राइटर्स जो लिखना शुरू किए थे। तो उसके बाद जो है, जो हम प्रयोगवाद या प्रगतिवाद जो मार्क्सिज्म पे लिखने रहे थे, तो वही यहाँ पे हम देखेंगे तो फैज अहमद फैज है, और यहाँ पे हम देखें तो मोहन राकेश हैं, कमलेश्वर हैं, राजेंद्र यादव हैं, ये लोग लिख रहे हैं।
तो आधुनिकवाद, जो आधुनिकता जो बात हो रही है, जिसमें इन्होंने फोकस किया है, जो इस सेमिनार का जो मुख्य बिंदु है, वो 1960 से ही आधुनिकतावाद दोनों हिंदी में और उर्दू में दोनों में शुरू हो गए थे, जिसको हम पूर्व स्वतंत्रतावाद, स्वतंत्रतावाद, उत्तर स्वतंत्रतावाद। तो 1960 के जो राइटर्स हैं वो आधुनिकता पर लिखने लगे, और जो पुरानी समस्याएं हैं वो समस्याओं के साथ नई समस्याएं जुड़ गई। जैसे सामाजिक समस्याएं का प्रमुख कारण क्या था कि प्राचीन भारत में समस्याएं शुरू हुई तो समाज के द्वारा शुरू हुई थी। तो समाज में समस्याएं लाए कौन? वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था। ये हम ही लोग अपने समाज द्वारा इन समस्याओं को उत्पन्न किए, और इसका समाधान अब तक हम ढूंढ नहीं पाए। तो आगे चलकर आधुनिकता में ये है कि जो है वैश्वीकरण के आधार पर, या जो है आगे की जो टेक्नोलॉजी के आधार पर, कुछ और आधुनिक प्रभाव के आधार पर हम और कई प्रकार की समस्याएं आ गई हैं जो हम हमारे आगे के नॉवेल्स में देख रहे हैं। और इससे आगे क्या आ गया है कि उत्तर आधुनिकतावाद हो गया है, जो 1980 के बाद से लिख रहे हैं, जो 1990 के बाद वैश्वीकरण हो गया था। तो जब ये जो रिसर्च सबमिट हुआ तो मैंने ये देखा सर, खासकर जो इस मुद्दे पे, जो यहाँ पे जो सेमिनार है, इस पर अगर गौर किया जाए या देखा जाए तो ये है कि जो राइटर्स लिख रहे हैं उर्दू के और हिंदी के, इनमें बहुत सारा जो है अंतर है। अंतर ये है कि हिंदी के राइटर बहुत आधुनिक हो गए हैं और आधुनिक समस्याओं को लिख रहे हैं, जबकि उर्दू राइटर्स उसी समकालीन के हैं, लेकिन उनकी समस्याएं परंपरागत हैं, जो परंपरा से जुड़ी हुई है, जो रीति रिवाज से जुड़ी हुई है। और जो आधुनिक और उत्तर आधुनिकता की ओर हम जा रहे हैं, यहाँ पे हम जो है प्रवासी समस्याओं को ले गए, जो भारत के जो विदेश में चले गए वहां की समस्याएं क्या है और वहां वो कैसे रह रही है। यहाँ की गांव की लड़की जब शादी होकर चले गई है तो वहां जाकर जो विदेश में वो कैसे अपना जीवन जी रही है, उसकी समस्याएं अलग हो गई, और वो वहां के समाज के हिसाब से नहीं रह रही है। तो इन सब चीजों पे अगर ध्यान दिया जाए तो हम समझ सकते हैं कि दो विभिन्न समाज के लोग कैसे अपने जीवन जी रहे हैं। एक ही भारत में दो विभिन्न समाज के लोग अपनी परंपरा को लेकर जी रहे हैं, और उन परंपरा को कोई समझ नहीं पा रहा है एक दूसरे को। अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो हम उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं और उन समस्याओं का समाधान भी निकाल सकते हैं। तो ये जो सेमिनार जो ऑर्गेनाइज हुआ है, ये बहुत ही अच्छा है, और ऐसे सेमिनार कई आए। तो हमारे जो वाइस चांसलर साहब जो कह रहे थे, इस बात को मैं आप बताऊं कि वहां के जो हिंदी के विभाग के जो प्रोफेसर्स हैं, तो वो जो है साउथ के नॉवेल्स को ढूंढ रहे हैं कि साउथ के नॉवेल्स अगर मिल जाए हिंदी में तो हम पढ़ेंगे। भैरप्पा का नॉवल मैंने पढ़ा, मराठी का नॉवल मैं पढ़ा हूँ, कन्नड़ा से जो नॉवल, तेलुगु का नॉवल अगर मिल जाए तो मैं उसको पढ़ूंगा। और उर्दू के जितने नॉवेल्स हैं उसको हिंदी में वहां अनुवाद के रूप में मिल रहे हैं। जैसे आग का दरिया मिल गया है हमें, जैसे हमें रिसर्च करने के लिए बहुत आसान हो गया है। जितने उर्दू नॉवेल्स हैं उसको हिंदी में वहां के रिसर्च स्कॉलर जो है अनुवाद करके दे रहे हैं, उसको पब्लिश करवा रहे हैं। लेकिन तमिल नॉवेल्स उर्दू में बिल्कुल नहीं, ना के बराबर है। तो यहाँ पे जो है अंडे के छिलके मिल गए हैं, उनके एक दो नॉवेल्स मिल गए हैं जो तमिल के जो है हिंदी में अनुवाद होके, लेकिन बहुत सारा काम नहीं मिला है। तो मेरा एक रिसर्च प्रोजेक्ट रहा, वो प्रोजेक्ट जो है हिंदी और तमिल उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन। उसमें मैंने देखा कि जो है नई चीजें दिख रही हैं तमिल समाज में जो आधुनिकता की ओर बढ़ रही है, लेकिन एक ही समस्या को लेकर बता रहे हैं, कई समस्या को लेकर नहीं। हिंदी में एक नॉवल में कई समस्या लेके आ रहे हैं, लेकिन तमिल में सिर्फ एक ही समस्या बता रहे हैं। तो ये जो तुलनात्मक अध्ययन है, एक हमें एक विशेष प्रकार की जो है एक समन्वय लाएगा, लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे। समाज का दर्पण है। साहित्य के माध्यम से साहित्यकार समाज को सदा सचेत करता आया है कि मानव सदा स्वार्थ, हिंसा, क्रूरता, द्वेष आदि से बचे रहे। यानी मानव को प्रेम, स्नेह, अहिंसा, त्याग आदि भावनाओं को अपनाकर अपने सुख के साथ साथ सह मानव के सुख में अपना योगदान दे। हिंदी कथा साहित्यकार सदा समाज को अपनी रचनाओं के माध्यम से सजग एवं सचेत ही नहीं किया,
बल्कि सदा समाज को जागृत एवं बोध करता ही गया। हिंदी साहित्य की प्रेमी होने के नाते मेरे मन में बीज रूप में स्थित रही इच्छा आधुनिक हिंदी साहित्य में पीढ़ीगत संघर्ष पुस्तक रचना अंकुर रूप में उभरी है। नहीं, आज अपना एक आकार लेकर सबके सामने पल्लवित होकर प्रस्तुत है। 6 जनवरी 2016 गुरुवार को जस्टिस बशीर अहमद सहित महिला महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में पढ़े गए आधुनिक हिंदी साहित्य में पीढ़ीगत संघर्ष विषय पर प्रस्तुत किए गए कुल 30 प्रपत्रों को मैंने एसआईटी के अध्यक्ष, संवाददाता, सचिव, प्रधानाचार्य, उप प्राचार्य, वित्तीय परामर्शदाता और प्रशासनिक अधिकारी आदि सदस्यगण के सहयोग से प्रस्तुत पुस्तक के संपादन में मुझे अमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं उन सब लोगों के प्रति तन मन से आभार प्रकट करती हूँ और साथ ही साथ इस महाविद्यालय के प्रति नतमस्तक हूँ। उनकी लगन एवं श्रम का फल ही है आज हमारे सामने आधुनिक हिंदी साहित्य में पीढ़ीगत संघर्ष बुक का पुस्तक का रूप विमोचन के लिए प्रस्तुत है। मैं डॉक्टर शिरीन बानो और हिंदी विभाग को साधुवाद देती हूँ। प्रस्तुत पुस्तक में जितने भी प्रपत्र प्रस्तुत किए गए हैं वे सब बधाई के पात्र हैं। भविष्य में ऐसे ही हिंदी से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए डॉक्टर शिरीन बानो को प्रोत्साहन करती हूँ। शुक्रिया। मोहतरमा ज़ैबुन्निसा बेगम साहबा DBHPS चेन्नई हिंदी में मकाले पेश करेंगे। मोहतरम डॉक्टर अताउल्लाह संजेरी साहब का मुख्तसर तारुफ ये है कि आप शोबे उर्दू श्री शंकराचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी केरल में बहसीत प्रोफेसर खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। आप लैंग्वेज कैंपस के डायरेक्टर भी हैं। एक सेंचुरी सेमिनार में जो है आप शिरकत फरमा कर सेंचुरी से आगे बढ़ रहे हैं। आपकी आमद पर हम तमाम शोबे उर्दू हिंदी JPS कॉलेज की जानिब से हम इस्तकबाल करते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में 18 वर्षों से कार्यरत है। आपने MA और PhD की उपाधि श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय से पाई है। आधुनिक कविता में आपकी विशेष रुचि है। आपके शोध निर्देशन में 110 विद्यार्थियों को MPhil की उपाधि और 50 विद्यार्थियों को PhD की उपाधि प्राप्त हुई है। आपने विभिन्न महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों कार्यशालाओं में लगभग 100 से भी अधिक प्रपत्र प्रस्तुत किए हैं। आप मद्रास विश्वविद्यालय के अंतर्गत चलने वाले कई महाविद्यालयों के बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्य भी हैं। आप SRM, सत्यसाई महाराष्ट्र AP, पांडिचेरी विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वार्धा में आपका सदस्य रूप एवं वार्षिक सदस्यता का भार संभालते हैं। आकाशवाणी मद्रास केंद्र विविध भारती के आप रिसोर्स पर्सन भी है। साहित्यिक अनुवाद, कविता लेखन और लघु कथाएं लिखने में आपकी एक अलग रुचि भी है। आप IOB बैंक, कैनरा बैंक के मुख्य विभागों के विशेषज्ञ भी हैं। आपको 2010 में तमिलनाडु साहित्य अकादमी द्वारा उत्तम अध्यापिका सम्मान, 2012 में आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले की ओर से बाल शौरी रेड्डी सम्मान, 2014 में सुलभ इंडिया और दिल्ली की ओर से शिक्षक सिंधु सम्मान, 2014 में कोलकाता द्वारा साहित्य रचना सम्मान से नवाजा गया है। एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के पहले सत्र के विशेषज्ञ के रूप में आपको आमंत्रित करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सारे प्रपत्र वाचकों से मेरी गुजारिश है कि आप मेरे लिए अनमोल हैं। हर मुस्कान का मोल नहीं होता, हर मुस्कान का मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का तोल नहीं होता। हर मुस्कान का मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का तोल नहीं होता। इंसान तो मिल जाते हैं मगर मित्रों हर कोई आप जैसा मेरे लिए अनमोल नहीं होता।
आप जितने भी प्रपत्रवाचक हैं यहाँ पधारे हुए, जितने भी विद्वजन हैं, मेरे लिए बहुत अनमोल है। हर पल में हमें जीना है, हर पल हमें उसमें जो जो हमें समझने लायक और अपने लिए पाने लायक लाभदायक जो भी बातें हैं उसे अपनाएं। और मैं चाहती हूँ कि प्रपत्रवाचकों से वह हमेशा बेहतर से बेहतर की वह हमें बताने की प्रयास करेंगे और खासतौर पर बच्चों के लिए वह लाभदायक होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश कर, टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर। नागार्जुन के उपन्यासों में चित्रित सामाजिक समस्याएं कृषक जीवन के पतन के इंतहा को प्रेमचंद ने जिस तरह सजीवता से चित्रित किया है, उसी तरह नागार्जुन ने भी कृषक मजदूर तथा समस्त श्रमिक वर्ग की समस्याओं को यथार्थ अभिव्यक्ति दी है। समस्याओं की लंबी कतार में से सबसे अहम समस्या आर्थिक विपन्नता की है। आर्थिक की समस्या ही अन्य समस्याओं की भी जनक है। ठीक है, जैसे प्रेमचंद, जैसे उपन्यास साहित्य को 3 भागों में विभाजित करेंगे तो प्राचीन उपन्यास साहित्य बोलेंगे। जैसे वो प्रेमचंद के पहले का सारी इमेजिनरी वगैरह जो है उस जमाने में लिखा करते थे, इमेजिन के आधार पर उपन्यास लिखते थे। जैसे चंद्रकांत संतति से उपन्यास थे, उसमें खाली इमेजिन के आधार पर लोगों को जादू टोना दिखाना, माया करना, मंत्र करना, इस प्रकार के थे। जब प्रेमचंद आया तो हकीकत को लेकर अब बारी है उर्दू के माया नाज ही कहना चाहिए कि हमारे सीनियर सहाफी हैं, सहाफी हैं और शायर भी हैं और लिखते भी हैं। इनकी बस एक ही खराबी है कि सच बोलते हैं और डंडे की चोट पे कहते हैं। बस इन्हीं तारीफी कलमा के साथ मैं दावत दे रहा हूँ शाहिद साहब को, महमूद शाहिद साहब को, कि तशरीफ लाए। कॉलेज चेन्नई, डॉक्टर हर्षलता। मेरा विषय है उषा प्रियमवदा के उपन्यासों में सामाजिक समस्या नॉस्टेल्जिया के विशेष संदर्भ में। समस्या शब्द का अर्थ है वह उलझन वाली विचारणीय बात जिसका निराकरण सहज में न हो सके। कठिन या विकट प्रसंग को भी समस्या कहते हैं। अंग्रेजी शब्द प्रॉब्लम का हिंदी में समानार्थी शब्द समस्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि वह समाज से परस्पर संबंध स्थापित करता रहता है। समाज में ही उनका पालन पोषण, शिक्षा, विवाह, परिवार, यहाँ तक कि जीवन के सारे कार्य घटित होते हैं। कोई मनुष्य समाज से अलग होकर सफल जीवन नहीं जी सकता। उपयुक्त संदर्भों के साथ चित्रित किया गया है। ये पाठक को आंतरिक रूप से झंझोर कर सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आत्मीय उपन्यासों में कई उपन्यासों का यथार्थ चित्रण दिखाई देता है। नॉस्टेल्जिया की समस्या, इस शब्द का प्रयोग पहले चिकित्सा जगत में होता था। यह नॉस्टेल्जिया अपनी मिट्टी से अलग रहने के कारण उत्पन्न होता है। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने नॉस्टेल्जिया के लिए गृहवीरा आतुरता, गृहवीरहार्ती, घर पहुंचने की व्याकुलता, घर की याद जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन नॉस्टेल्जिया शब्द ही सर्वथा उपयुक्त समझा गया। राजरानी गोविंद ने अपने शोध प्रबंध में स्वातंत्रोत्तर हिंदी कहानी में नॉस्टेल्जिया भावना के अधीन 6 प्रकार की नॉस्टेल्जिया का उल्लेख किया है। 3 लैंग्वेजेस धड़ल्ले से बोल और लिख भी लेते हैं। अमान साहब, मेरे मकाले का अनुमान है जदीद उर्दू नावलों में समाजी मसाइल की अक्कासी, एक उमूमी जायजा। नावल अदब की एक इंतहाई अहम सिंफ है जो हमारी जिंदगी की मुख्तलिफ गुत्थियों को सुलझाने में मदद देती है। अदब जिंदगी का तर्जुमान है, यानी इंसानी जिंदगी के मसाइल उसका लाजमी जुज बन गए हैं। अदब का काम सियासी और समाजी सूरत हाल की अक्कासी करना होता है। उर्दू में हमेशा अच्छे और अहम नावल लिखे गए। नावल और अफसाना आज के जदीद दौर में अदब के लिए नागुज़ीर सिंफ बन गए हैं। 21वीं सदी में उर्दू नावल की उम्र 54 साल हो चुकी है, लेकिन ये भी हकीकत है कि उर्दू नावल का अहद ज़रीन में सबसे नुमाया नाम हुर्रतुल ऐन हैदर का है। आज के नावलों में अहम और नए मसाइल को मौजू बनाया जा रहा है। दुनिया के अदबी मंजरनामे में ये सदी नावल से मंसूब है। जदीद नावल निगारों ने अपने आसपास के समाज से मौज़ूआत अखज़ करके नावल को जिंदगी से करीब करने की कोशिश की है।
जदीद नावल में आम जिंदगी की तर्जुमानी होने लगी और इस्लाही अखलाकी मकासद की गर्ज से समाज में फैले बुरे रस्म रिवाज को कोताहियों खामियों के ऊपर कलम उठाते हुए नावल निगार उन मसाइल पर रोशनी डालते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक पत्थर पर न पड़े हथौड़ी की चोट, जब तक पत्थर पर न पड़े हथौड़ी की चोट, आखिर पत्थर भी भगवान नहीं होता। साहित्यकार हमेशा अपने जीवन में जिया है यथार्थ के साथ, जिसे देखा, भोगा, परखा और चुप नहीं रहा। जैसे कि आम आदमी की तरह सवेरे सर बताए थे कि आम आदमी पीड़ा को सह लेता है, चुप रह जाता है, लेकिन साहित्यकार के मन में वही संवेदना बार 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 गूंजती 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 जब उसके जुबान पर आती है, वह आवाज ले लेती है। अपने वह दर्द को शब्दों के माध्यम से किसी रचना, चाहे उर्दू हो हिंदी, जो भी हो, रचना के माध्यम से समाज तक प्रस्तुत करता है। वह अपनी पीड़ा समाज तक पहुंचाता है और सबके दिलो दिमाग में वह दर्द, वह पीड़ा को एहसास कराता है और उस समस्या के प्रति जागरूक करता है साहित्यकार। इसी के प्रयास में इस कड़ी में दो प्रपत्र हो गए। तीसरा था हिंदी का। मणिगंडन जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, वो अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। नमामि जननी पाद पंकजं करोमि भारती पूजनं सदा वदामि वतन नाम निर्मलम् वदामि वतन नाम निर्मलम् स्मरामि स्मरामि मा वसुधा तत्त्वम् सभा में उपस्थित सभी सज्जनों को प्रणाम, नमस्ते, वंदनम, वणक्कम। जैसे आज उद्घाटन सत्र में परम आदरणीय आचार्य जी मुसाफर शासनरी जी ने उल्लेख किया, वे आज की जो इस महाविद्यालय की छात्राओं के लिए संदेश लेके आए। मैं भी ऐसा एक संदेश लेके आया हूं, इसीलिए मैं इस महान महाविद्यालय की छात्राओं से अनुरोध करता हूं कि कृपया आप ध्यान से प्रपत्र सुनिए। और यहाँ से एक महान ने प्रश्न किया था हमारे भैया सफीउल्लाह जी से, तो ऐसे आपने किसी तरह की भूमिका नहीं बांधी। मैं उनकी जो शंका को दूर करते हुए एक भूमिका बांधने के बाद अपने विषय प्रवेश की ओर जाऊंगा। उसके पहले संस्था को मेरा धन्यवाद और मेरे परम आदरणीय गुरु, तो हमारी आज की जो इस सत्र की अध्यक्षा नसीमा बेगम जी को धन्यवाद, और हमारी मित्र शिरीन बानो जी को तो तहे दिल से मैं धन्यवाद अर्पित करते हुए विषय प्रवेश कर रहा हूं। मेरा विषय है प्रपत्र का बाल शौरी के उपन्यास जिंदगी की राह में अभिव्यंजित सामाजिक समस्या। आदरणीय बाचो रेड्डी जी का निधन अभी अभी 2015 सितंबर 15 तारीख को हुआ था। एक महान उपन्यासकार हैं, आपके 14 उपन्यास प्रकाशित हो चुके थे, उनमें से तीसरा जो उपन्यास है आज आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। उसमें चित्रित कोष्टों के अंदर मैंने जिक्र किया है वैवाहिक समस्या। उसमें खुद तो प्रेमचंद जी ने ही जो है उपन्यास के बारे में लिखते हुए ये बात बताई है। ध्यान चाहूंगा, अब
या केवल नायक नायिका के संयोग वियोग की कहानी नहीं सुनाता। कौन नहीं सुनाता? उपन्यासकार नहीं सुनाता। बढ़ते रहो मंजिल की तरफ हरदम, साहित्यकार हमेशा यही बताता है। बढ़ते रहो मंजिल की तरफ हरदम, कुछ न मिले तो क्या होगा, तजुर्बा तो नया मिलेगा। मेरे मकाले का मौजू है खुर्रतुल ऐन हैदर के नावलों में जदीद समाज के मसाइल, एक मुख्तसर जायजा। खुर्रतुल ऐन हैदर ने जिस दौर में अपना तख्लीकी सफर शुरू किया वो कई एतबार से अहमियत का हामिल है। जहां एक तरफ वो सियासी और माशरती तौर पर हंगामा खेज जमाना था, वहीं दूसरी तरफ उस वक्त कई अहम और दौरस फिक्री और अदबी नजरियात ने जन्म लिया। खुर्रत एक हकीकत पसंदाना नावल निगार थे। माशरे में जो होता उस पर आपकी गहरी नजर थी, जो देखती रहम करती जाते। माशरे के सुलगते मसाइल व अहादिसात आपके नावल के मौजू हुआ करते। खुर्रतुल ऐन हैदर के अब तक के मुतअद्दिद नावल मंजर आम पर आ चुके हैं। डॉक्टर आरिफुल्ला, दन्नू कॉलेज, चेन्नई। समाज व्यक्ति की अंतः क्रियाओं से विकसित एवं निर्मित सचेत मानवीय संबंधों का एक जटिल एवं गत्यात्मक स्वरूप है। इससे हमें जानकारी मिलती है कि व्यक्ति समुदाय जब भावात्मक आकार या संगठित संस्था का रूप लेता है, उस समय व्यक्ति मात्र ना रहकर समाज का एक अंग बन जाता है। वसीउल्लाह बख्तियारी साहब को के वो है। मेरे मकाले का उन्वान है उर्दू नावल की असरी मानवियत, तलाक और हलाला के हवाले से। अदब समाज का अक्स है और अदब और समाज लाजिम व मलजूम है। इंसान समाजी जानवर है। समाज इंसानी ताल्लुकात और रवाबित के बगैर समाज मुमकिन नहीं। समाज में समाजी रवाबित और बैनअमल समाजी मसाइल की बुनियाद है। उर्दू नावल अपने हर दौर में समाज का कामयाब अक्कास रहा। तख्लीकी बसीरत का एतराफ भी जरूरी है। हमअसर उर्दू नावल में मुख्तलिफ जावियों से समाजी मसाइल को पेश किया गया। समाजी, सियासी, मुआशरती मौज़ूआत पर उर्दू में लातेदाद नावलें लिखी गईं। आइली, खानगी, घरेलू जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर नावलें मौजूद हैं। समाज की एक अहम इकाई खानदान है। खानदानी निज़ाम के इस्तेहकाम के बगैर एक सालिह मुआशरा और सेहतमंद समाज का तस्वुर नहीं किया जा सकता। खानदान की बुनियाद मियाँ बीवी पर है। खुशगवार इज़्दिवाजी ताल्लुकात ही सुकून और तमानियत की बुनियाद हैं। उर्दू में मर्द और औरत की नफ्सियात पे बहुत से नावल लिखे गए हैं, लेकिन खानदानी निज़ाम की दरार की जो बुनियाद है, जो तलाक की वजह से होती है, इस पर भी एक नावल लिखा गया है। इंतहाई नापसंदीदा अमल जिसे बदरजे मजबूरी जवाज हासिल है और वो है तलाक, और निहायत नागुज़ीर हालात में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मियाँ बीवी के पाक और मुकद्दस रिश्ते को सिर्फ 3 मरतबा लफ्ज़ तलाक के तलफ़्फ़ुज़ से हमेशा के लिए मुनक़ते कर देना और दायमी जुदाई करार देना कैसी गैर इंसानी हरकत है। दुनिया की सबसे सुंदर चीज है औरत। दुनिया की सबसे सुंदर चीज है औरत, बिल्कुल पकी हुई महकती रोटी की तरह। रोटी जब बनती है तो गंध आती है सेकते समय। दुनिया की सुंदर चीज है सुगंध। दुनिया की सुंदर चीज है औरत, बिल्कुल पकी हुई महकती रोटी की तरह। खाने के पहले भूख और खाने के बाद जीवन। औरत जीवन देती है और खाना खिलाती है, सब कुछ है। औरत हो तो सब कुछ है। स्त्री का सम्मान, स्त्री की गरिमा, स्त्री की महत्ता और स्त्री का जो स्थान है हमेशा ऊंचा है और उसकी गरिमा बनाए रखना हमारा सबका कर्तव्य है। पहला प्रपत्र था शफीउल्लाह जी का, नागार्जुन के उपन्यास पर लिए थे, उपन्यासों को आधार बनाकर, और समस्याएं, सामाजिक समस्याएं जिसके अंतर्गत अनमेल विवाह, अशिक्षा और आर्थिक समस्याएं, इन पर और बहुत खूब और अपने कम समय में समेटने का प्रयास किया उन्होंने। उनको मैं साधुवाद देती हूँ। और दूसरा प्रपत्र रहा डॉक्टर हर्षलता का। उषा प्रियवदा के उपन्यासों में सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत उन्होंने प्रवासी जीवन से संबंधित नास्टेलिजिया की जो समस्या थी इस पर अपने जो विचार प्रस्तुत किए। बढ़िया कोशिश हर्षलता, आपको धन्यवाद, साधुवाद देती हूँ।
और तीसरा प्रपत्र रहा मणिकंदन जी का, और बहुत बच्चों को सतर्क कर करके बताए हैं और बढ़िया पेपर आपका। माफी मांगती हूँ कि चाहती हूँ कि मणिकंदन जी समय थोड़ा सा समय का हम लोग सीमा रखते हैं, इसीलिए आप गलत मत समझिएगा। बढ़िया लाजवाब आपको मैं साधुवाद देती हूँ। चौथा प्रपत्र रहा डॉक्टर आरिफुल्लाह जी का, मार्कंडेय के उपन्यास में जातिवाद, वर्ग विषमता, इस पर उन्होंने आज की जो भयंकर समस्या है इस पर अपना प्रपत्र के माध्यम से विचारों को प्रस्तुत किया है। आप सब ने बढ़िया अपना प्रपत्र प्रस्तुत किया, आपको साधुवाद देती हूँ। और आपने ये साबित करके बताया कि मंजिल क्या है, रास्ते क्या हैं। मंजिल क्या है, रास्ते क्या हैं, हौसले हो तो फासले क्या हैं। उर्दू में 1 2 3 4 मकालाजात पेश किए गए और ये सोशल प्रॉब्लम्स पर ये जो सेमिनार था, नावल पर था, नसर पर था। और सिर्फ एक बात ये बतानी है कि जब हम तारीख पे नजर डालते हैं, हर तहरीक ने नस्र को बढ़ावा दिया है। सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज की तहरीक कहते हैं तो दास्तान आगे बढ़ती है। उसके बाद आप दिल्ली कॉलेज की बात करते हैं तो वहाँ पर इंशा आगे बढ़ता है। और उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक की बात करते हैं, हाँ वहाँ पर नज्म और गजल की बात हो रही थी, लेकिन दरमियान में अफसाना बहुत आगे निकल जाता है। यहाँ तक आगे निकल जाता है कि उसके बाद उसकी कई शाखें मिनी अफसाना वगैरह वगैरह बनकर सामने आ जाती हैं। जब आरिफुल्लाह साहब ने जब पढ़ रहे थे, अपनी बात को एम्फसाइज करने के लिए उन्होंने पंक्तियों का सहारा लिया। इसका ये मतलब है कि दोनों साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलना चाहिए। पहले कैफ उससे तो वो बहुत लंबी बहस है। अब ये मॉडर्निज्म अलग है, मॉडर्न प्रॉब्लम्स अलग हैं जो ये पेश करते हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले शाहिद साहब ने बिल्कुल जो अदीबा हयात हैं, जिंदा हैं, उनके एक और नावल, जो दूसरा नावल, उसके ऊपर उन्होंने मकाला लिखा था। और हमारे साथ उर्दू में प्रॉब्लम होता यह है कि साथ जब समाजी मसले को पेश करते करते नफ्सियाती तौर पर ज्यादा जो है हम आगे निकल जाते हैं। ये मुझे लगा कि जो है नफ्सियाती तौर पर ये ज्यादा था और समाजी मसला था, लेकिन समाजी मसले पर कम बहस हुई और फिर नफ्सियाती तौर पर जो है बहुत अच्छा था। और अमानुल्लाह साहब ने जो है मैं अर्ज किया कि कई मकालाजात का एक मकाला था, इसमें वहां पर इंसाफ हो नहीं पा रही थी, इसलिए कि जैसा कि कलीदी खुतबे के तौर पर जो बातें कही गई थी, एक छोटे मसले को लेकर उसे हम जगह जगह तलाश करेंगे तो वो उसका एनालिसिस ठीक तौर से हो जाता है। वो अगर होता है तो जो है एक ही मसला क्यों ना हो, यहाँ पर कई चीजें हुई, एक फहरिस्त साजी वाली बात होगी। उसमें गजनफर साहब जैसे शितारी साहब, अलीगढ़ की लॉबी का ही नाम नहीं था उसमें। प्राण ने अपने ठाकुर बाबा से कहकर अपने क्वार्टर के पास में रखने के दिया था। राजन के मैनेजर ने पार्वती से मुक्त होकर उसके साथ अपने वैवाहिक संबंध के लिए अपने नीचे काम करने वाले उच्च वर्ग लोगों को अपने वश में रखकर धोखे से राजन को नौकरी के लिए गांव से निकाल दिया। तब पार्वती ने वैवाहिक जीवन राजन के साथ करने के लिए संघर्ष करती है। तब वहां के उच्च वर्ग का केशव काका ने लड़लड़ाते शब्दों से कहा, दूसरे के तुम योग्य नहीं तो एक मजदूर और तुम एक अफसर की लड़की है। राजन के बारे में और इसी तरह मजदूर के रूप में दिखा देती है। मेरे मकाले का मौजू है, ऐसा तो अक्सर बच्चों के रूप से मेरे मकाले ज्यादातर हैं। इसी जो उर्दू और हिंदी के नावलों में जदीद समाज के मसाइल के से जोड़ते हुए एक वकील नजीब का नावल कंप्यूटर और समाजी मसाइल अरब अतफाल के हवाले से। अरब अतफाल की अहमियत मुसलम है। बच्चों के नावलों में बहुत से समाजी मसाइल, उनका हल, जहन साजी, किरदार साजी, अखलाकी नशोनुमा और तामीर शख्सियत का काम किया जा सकता है। महिला लेकिन विवाह संस्था के प्रति चाहे अनास्था का भाव न भी रखता हो, लेकिन विवाह के वर्तमान स्वरूप को लेकर उसके मन में विक्षोभ अवश्य है।
ऐसी व्यवस्था जहां स्त्री पुरुष के लिए विवाह के मायने ही अलग अलग हो, बुनियादी प्रश्नों के उत्तर ही जहां अनुपलब्ध हैं। विवाह जीवन की शारीरिक और भावात्मक आवश्यकता है। स्त्री पुरुष के स्वाभाविक और सहज आकर्षण को संयमित और मर्यादित करने की रीति ही विवाह है। यह एक सामाजिक संस्था है जिसके द्वारा परिवार का विकास होता है। विवाह का संबंध समाज से है और वह संस्था समाज से ही व्यक्ति ने प्राप्त की है। इस तरह यह करीब होगा खूबसूरत लड़की आबिदा से शेख साहब की दूसरी शादी हो गई और वो आबिदा शेख साहब की तवज्जो का मरकज बन गई। यहाँ पर मुसन्निफा खालीन को इस तरह मुतवज्जो करना चाहती है कि लावलिदी औरत की खुशगवार और ज़वाजी जिंदगी को मुनक़सिम कर देती है। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है मगर सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। हर सौतन की तरह बेगम नूरैन भी रखावत की आग में जलने लगी और अपनी सौतन के साथ बड़ा बुरा सलूक किया। आबिदा की 2-3 दिन की नौमौलूद बच्ची शबनम को मौका पाकर कार से उठाकर सड़क के किनारे डाल दी। कार का टायर पंचर हो गया। पहिया बदलने के लिए शेख साहब को कार रोकनी पड़ी। पहिया बदलने में आबिदा शेख साहब की मदद कर रही थी। मौके से फायदा उठाकर नूरैन ने बच्ची को उठाया सड़क के पीछे डाल दी। इख्तिबास खत्म। समाज का आधार मनुष्य है। इस नवीन यांत्रिक युग में मानव जीवन और समाज में बहुत सारे बदलाव आने लगे हैं। यह परिवर्तन 80 दशक के बाद और भी जोर पकड़ा है, लेकिन कुछ परिवर्तन समाज के विकास में बाधा बन जाते हैं तो तब परिवर्तन समाज की समस्या बन जाती है। इन सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत पारिवारिक समस्या, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, दरिद्रता, जातिवाद, अंधविश्वास, भ्रष्ट राजनीति, आर्थिक समस्याएं, धार्मिक समस्याएं, मनोवैज्ञानिक समस्याएं आदि आती है। पारिवारिक समस्या के अंतर्गत नारी संबंधी समस्या आती है। नर और नारी जीवन के दो पहिए हैं, एक दूसरे के बिना जीवन असफल है। हमारे भारतीय समाज में स्त्री की गिनती पुरुष के आगे थी। हमारी संस्कृति में स्त्री के बिना पुरुष का व्यक्तित्व भी अधूरा माना जाता है। भारतीय संस्कृति में नारी देवी, पत्नी, माता आदि आदर्श रूप में धारण करती है। परिवार में बच्ची, बहन, बेटी, कन्या, युवती आदि पदों के साथ साथ कभी कभी अभागिनी, दासी, वेश्या, राक्षसी का रूप भी धारण करती है। पैगाम आफाकी उर्दू फिक्शन के एक अहम सुतून माने जाते हैं। उनके कई अदबी शाहकार मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं, जैसे मकान, माफिया, पलीता और दरिंदा उनके अहम नावल हैं। मकान उनका बेहद मकबूल नावल है। पैगाम आफाकी ने इंसानी जिंदगी के आम मसाइल को अपने नावलों में नए तर्ज से बांधा है। इंसानी कदरों के जवाल की कहानी उनके नावलों का अहम मौजू है। जुल्म जबर, इस्तिबदाद व इस्तेहसाल, समाजी नाइंसाफियों, अखलाकी बेराह रवी, इख्तिसादी बदउनवानी, जिनसी पामाली को पैगाम आफाकी ने अपने नावल मकान में पेश किया है। इस नावल की मरकजी किरदार नीरा मेडिकल कॉलेज की एक ज़हीन और चालाक लड़की है जो अपनी बूढ़ी माँ के साथ अपने जाती मकान में रहती है। कुमार नामी शख्स उसी मकान का किरायादार है जो गासिबाना और नाजायज तरीके से मकान पर कब्जा जमाना चाहता है। अपने हम ख्यालों के साथ मिलकर अपने नापाक इरादों को पूरा करना चाहता है। अशोक शहर का एक प्रॉपर्टी डीलर है, बदअखलाक, बदकिरदार, पेशेवर मुजरिम, जिसके कारण प्रेम, सहानुभूति, श्रद्धा, सहिष्णुता, सह अस्तित्व आदि जीवन निर्माण के स्रोत कमजोर होते जा रहे हैं, जिसके कारण आज संबंध चाहे पिता पुत्र का हो, पिता पुत्री का हो, भाई बहन का हो, माँ पुत्र का हो, माँ पुत्री का हो, उसमें हीन भावना आ गई है। आधा गांव उपन्यास के नव युवकों में अपने बड़ों के प्रति आदर की भावना नहीं है और शायद दुनिया के हर खित्ते में पाए जाते हैं। दास्तान की एक पहचान तो यह है कि वो बहुत तवील होती है, आसानी से खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, बात ही बात पे निकलते चले जाती है। दूसरे इसमें हमारी असली दुनिया के नहीं बल्कि ख्याली दुनिया के नाकाबिल यकीन बातें होती हैं। मसलन ऐसे देव जो शहजादे को माँ पलंग उड़ा ले जाए,
ऐसा सुरमा जो आंख में लगा लो तो जमीन में गड़े खजाने नजर आने लगे, ऐसी जादुई टोपी जो ओढ़ ले किसी को दिखाई ना दे, ये बातें वो हैं जो खिलाफ फितरत में और अकल में नहीं आती। उनके उपन्यासों में अधिकाधिक समाज सुधार के बारे में ही उन्होंने लिखा है। इनके उपन्यासों में पाठकों की समस्या से लेकर विभिन्न संदर्भ में समाज तथा देश के बहुत से महत्वपूर्ण बातों पर दर्शाया गया है। इनका एक उपन्यास कटगुलाब, इसमें मुख्यतः स्त्री समस्या के बारे में ही ज्यादा इसमें है, लेकिन मैंने उस समस्या को नहीं लिया। इसमें दूसरी समस्याओं को मैंने लिया है, जैसे कि निम्न वर्ग के गरीबों की शिक्षा की समस्या पर इसमें प्रकाश डाला गया है। इस उपन्यास की पात्रा असीमा समाज सेविका तथा पत्रकार होने के कारण सीधे संसद में ही इन गरीबों की प्राथमिक शिक्षा के संबंधित आवाज उठाती है। वो सीधे संसद में ही जाकर कहने लगती है, मैं तो कहती हूँ तमाम पब्लिक स्कूल्स बंद कर दिए जाने चाहिए, अमीर हो चाहे गरीब, स्थानीय सरकारी स्कूलों में शिक्षा देना अनिवार्य कर देना चाहिए। तभी अमीर लोग पूरा ध्यान देंगे कि स्कूल बढ़िया चले, तभी साधारण गरीब बच्चों को ढंग की शिक्षा मिल जाएगी। सबको एक जैसी स्कूली शिक्षा मिलेगी तो पूरे देश में अवसर की समानता भी होगी, फिर किसी को आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 छात्रों की प्रपत्र वाचन हुआ, उसमें विजय लक्ष्मी का प्रपत्र वाचन में पारिवारिक जीवन के बारे में उन्होंने वहाँ दर्शाया है, लेकिन पारिवारिक जीवन में समस्याएं क्या है करके वो समस्याओं को उन्होंने उजागर नहीं किया वहाँ, लेकिन परिवार में रहने वाले विषयों को बता दिया है, एक एक विषय को। इसलिए लेकिन उसमें क्या समस्या है, सामाजिक पारिवारिक में क्या सामाजिक समस्या है, उस सामाजिक समस्या को थोड़ा दर्शाना चाहिए था, लेकिन वो परिवार में रहने वाले समस्या को बता दिया है, लेकिन उसका तो पूरा डिटेल से क्लियर रूप से नहीं था। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। सूरतुल फातिहा। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान व रहीम है। तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का रब है, रहमान व रहीम है, फैसले के दिन का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जिन पर गजब नहीं हुआ, जो भटके हुए नहीं हैं। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौमी उर्दू सेमिनार बाउन्वान उर्दू और हिंदी नावलों में जदीद समाज का मसाइल इख्तिताम पजीर हुआ और इस सेमिनार के इख्तितामी इजलास मुनक़िद करने की सआदत हासिल हो रही है। मेहमान खुसूसी जनाब प्रोफेसर खाजी हबीब अहमद साहब अदबी हल्कों में तारुफ के मोहताज नहीं है। आपने एमए, एमफिल और पीएचडी मद्रास यूनिवर्सिटी से हासिल की। आपकी 3 किताबें शाये हो चुकी हैं। दीप्ति नजीर अहमद की नावलों में मजहबी किरदार, रिवायत और दरायत, कौले सद्दीद। इनके अलावा आपने फैजान अदब, अदबी जमील, मजहर अदब के नाम से निसबी किताबें मुरत्तिब की हैं, जो जुनूबी हिंद के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में निसब में शामिल है। आपके 40 से ज्यादा मआज़िन मुल्क के मारूफ अखबार और रसायल में शाया हो चुकी है। आपने कई सेमिनारों और बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसों में इल्मी, अदबी और तहक़ीक़ी मक़ाले पढ़े हैं। यूजीसी की जानिब से 2 मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुकी है। एक तमिलनाडु के फारसी और उर्दू कदमों की तलाश और तहक़ीक़ और दूसरा
कंपाइलेशन ऑफ उर्दू एंड पर्शियन बिब्लियोग्राफिकल इंडेक्स ऑफ तमिलनाडु। आपकी निगरानी में 50 से ज्यादा रिसर्च स्कॉलरों ने एमफिल की डिग्री और 9 रिसर्च स्कॉलरों ने पीएचडी की डिग्री हासिल की है। हाल ही में आप मद्रास यूनिवर्सिटी के शोबे अरबी, फारसी और उर्दू के सदर शोबे के ओहदे पर फैज हुए हैं। इसके लिए कॉलेज के अराकीन, असातिज़ा और तालिबात की जानिब से मुबारकबाद पेश करती हूँ। आप एक अच्छे मुसन्निफ और मुहफ़्फ़िक़ उस्ताद हैं। उर्दू जुबान और अदब खिदमत और तरक्की के लिए हमेशा कोशान रहते हैं। आप दौरे हाजिर में तमिलनाडु के साहिब तरज अदबियों में शुमार होते हैं। मैं इस महफिल में आपका इस्तकबाल करती हूँ। मैं दरख्वास्त करती हूँ डॉक्टर रशीदा सुल्ताना साहिबा से कि वो गुलदस्ते से उनका इस्तेमाल करें। डॉक्टर हुसैन अली जी जो हमारे दूसरे मुख्य अतिथि हैं, उनका स्वागत करती हूँ। डॉक्टर हुसैन अली जी बीन्यू कॉलेज के हिंदी विभाग के सदस्य अध्यक्ष हैं। आपने अपनी एमए पीएचडी की उपाधि श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है। आपने 1991 में बीन्यू कॉलेज में प्रवक्ता के रूप में अपनी सेवाएं प्रारंभ किया था। 1996 में रीडर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का पद संभाला। इस कॉलेज में आपके 24 वर्ष का अनुभव है। आपके प्रवेशन में 15 छात्राएं अपनी एमफिल शोध कार्य और 1 छात्र पीएचडी शोध कार्य कर चुके हैं। मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, गांधीग्राम विश्वविद्यालय, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्य भी हैं। आप कई विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में प्रवक्ता का चुनाव भी किया है। इसके अलावा आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सदस्य भी हैं। आपके 30 लेखों अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं और आपसे लिखी हुई प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यासों में ग्राम जीवन नामक पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध है। आपने विभिन्न विषयों में आयोजित 20 राष्ट्रीय संगोष्ठियों में विविध विषयों पर लेख प्रस्तुत किए हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि राज्यपाल ने आपको मद्रास विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल के सदस्य के रूप में नियमित किया है। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में आपको स्वागत करने में मैं अपनी आभार प्रकट करती हूँ। डॉक्टर शीरीन साहिबा से अनुरोध करती हूँ कि उनकी खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। मोहतरम जनाब डॉक्टर हुसैन अली साहब, डॉक्टर शाहुल हमीद साहब, डॉक्टर बशीर सुल्ताना, डॉक्टर शीरीन साहिबा, असातिज़े किराम, मंदूबीन, मशाइरीन अदब, तलबा और तालिबात, सबसे पहले मैं इस कॉलेज के मुंतज़िमीन हजरात को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सेमिनार यहाँ मुनक़िद किया और इस सेमिनार की एक खास बात ये थी कि यहाँ 2 जुबानों को मिलाकर सेमिनार मुनक़िद किया गया था। आमतौर पर होता यह है कि किसी एक जुबान का भी अगर सेमिनार होता है तो 2 दिन में, कभी 3 दिन में कोई आम सा मौजू होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि 2 जुबानों का सेमिनार था, एक ही दिन में इसको समेट लिया गया और फिर मौजू भी बहुत वसी था। नावल जिसकी 100-150 साल तारीख है और उसके एक
अहम पहलू पर इसको मुनाकिद किया गया था और बड़ी खूबसूरती के साथ, ख़ास तौर से इसके जो मुंतज़मीन हजरात थे उनको मैं मुबारकबाद पेश करूँगा कि उन्होंने बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव अंदाज से मकाला निगारों को बुलाया और सदूर हजरात का इंतखाब किया और इनागुरल सेशन जो था इसमें भी बहुत ही लायक व फायक मेहमानों को उन्होंने मदऊ किया और इन सारे हजरात ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और बहुत ही अच्छे रिप्रेजेंटेटिव किस्म के मकाले उन्होंने पेश किए, जिसकी वजह से जो काम तकरीबन नामुमकिन था उसको उन्होंने मुमकिन कर दिखाया और हम इख्तितामी इजलास तक पहुंच गए हैं। और इस मौके पर मुझे ख्याल आ रहा है कि जिस वक्त हमने ये सेमिनार मुनाकिद करने का इरादा किया था और इसके टॉपिक और थीम के ताल्लुक से डॉक्टर बशीरा और डॉक्टर शीरीन वगैरह ने मशवरा किया, तो जैसा कि मैंने अर्ज किया, कोई 100-150 साल तारीख का अहाता बहुत मुश्किल है और इस पे बहुत काम भी हो गया है और इसके जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं इस पे कितने सारे कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, सेमिनार हुए हैं, लेकिन हमारे सामने ये मसला था, हम चाहते ये थे कि इसके जो मॉडर्न सोसाइटी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अहम बात यह है कि हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी है और इसके जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं इसको हाईलाइट किया जाए। तो इस पे काम नहीं हुआ है, बहुत कम काम हुआ है। तो हम चाहते ये थे कि कोई 10-20 साल में जो नावल उर्दू और हिंदी में लिखे गए हैं इनका तजिया किया जाता, इसको रिव्यू किया जाता, इस पे ज़्यादा काम किया जाता। इसी मकसद से इसको एक रोज़ा सेमिनार में समेटने की कोशिश थी और बहुत हद तक मकाला निगार हजरात ने इस ज़रूरत को महसूस किया और अच्छे अच्छे मकाले उन्होंने पेश किए। ये बहुत ही ज़्यादा जानकार भी थे, बहुत ज़्यादा मालूमाती भी थे और बहुत सारी अदबी जानकारी जो है इसके ज़रिए से हमको हासिल भी हुई। ख़ास तौर से जहाँ तक उर्दू के मकालों का ताल्लुक़ है, डॉक्टर अमानुल्लाह, डॉक्टर वसीउल्लाह, डॉक्टर फारूक बादशाह, महमूद साहब और दीगर मकाला निगार हजरात ने बहुत ही अच्छी कोशिश की और बहुत हद तक इसको समेटा और इसमें ज़्यादा हर नावल को लेकर बहस करने की गुंजाइश भी नहीं थी। तो उन्होंने मजमूई हैसियत से अगर नाम भी गिना दिए जाए या उनके मुख्तसर थीम का भी अगर जिक्र कर दिया जाए तो बात पूरी हो सकती थी, इसलिए कि बहुत ज़्यादा लिखा गया है। और आज का जो 10 साला दौर है ये बड़ा अहम दौर है, ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है, इसमें दुनिया सुगड़ गई है और मसाइल बढ़ गए हैं और ज़माने की रफ्तार तेज़ हो गई है, तो इसकी वजह से समस्या भी बहुत बढ़ गई हैं। तो इनके ताल्लुक से जो कुछ कहा गया बहुत ही अहम था, बहुत ही ज़रूरी था, बहुत ही सिग्निफिकेंट था। इसका जो अहाता किया गया इसके लिए मैं तमाम मकाला निगार हजरात को और मुंतज़मीन हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके अलावा एक चीज़ जो मुझे खटकती थी सुबह से, उसकी तरफ भी मैं ज़रा इशारा करता चलूँ। ये मसला जो है हर उस कॉलेज का है जहाँ फाउंडेशन लेवल पर तालीम होती है और हाई लेवल के थीम जो है सेमिनार के लिए लिए जाते हैं। तो ये समस्या यहाँ की भी है कि यहाँ हमारी जो तालिबात यहाँ बैठी हुई हैं उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। दे आर
पैसिव लिजनर्स, तो अगर उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता तो हमें ज्यादा खुशी हासिल होती। तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए? जब हमने थीम लिया तो उसी वक्त अगर हम पहले से तैयार होते, हमारे पास हमारे सामने जो ऑडियंस बैठी हुई है तालिबात, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा जहन रखती है, दे आर वेरी स्मार्ट एंड वेरी शार्प। तो वो अगर नावल को अगर लेती, नावल के बारे में अगर उसके जो टेक्निक्स हैं, उसका जो फॉर्मेट है और उसका जो स्ट्रक्चर है, इसका अगर उन्होंने मुताला किया होता, कुछ बहुत उसका जो हमारा ट्रैक है उसको उन्होंने देखा होता, कुछ पहले से अगर उन्होंने इसको पढ़ा होता, नेट पे तो सब अवेलेबल है, इसको अगर वो मुताला करके आती तो वो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकती थी और एक अच्छा इंटरेक्शन हो सकता था और इससे हमको ज्यादा खुशी हासिल होती। वैसे हमारे सामने बहुत सारे मखरा निगार हजरात हैं, बहुत ही जानकारी रखने वाले लोग हैं, बहुत ही आलिम फाजिल किस्म के लोग हैं, और इसके साथ अगर इन तालिबात का भी इसमें पार्टिसिपेशन हो जाता, वो भी अगर एक्टिवली अगर इसमें पार्टिसिपेट करती और इंटरेक्शन होता तो हमारे लिए ज्यादा खुशी का बाइस हो सकता था। बहरहाल मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुंतजिमीन हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया प्रोफेसर नबी साहब। अब मैं गुजारिश करती हूँ मेहमान एजाजी जनाब डॉक्टर हुसैन अली साहब, सदर शोबे हिंदी विलियम कॉलेज से, कि वो डॉक्टर हबीब साहब, प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, मेरे प्रिय छात्र प्रोफेसर साउल हमीद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बशीरा सुल्ताना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, डॉक्टर शीरिन बानो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, प्रोफेसर सईद जी, डॉक्टर शफीना, डॉक्टर जयश्री मैडम, डॉक्टर नजीम बेगम मैडम, डॉक्टर मणिकंठन, अभिषेक, और एक कह सकता हूँ कि ये कॉलेज से 100% उर्दू हिंदी के सब अध्यापक आए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ के जो इंस्टीट्यूट के छात्राओं को मुबारक देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि सुबह से लेकर अब तक बैठी हुई है सब्र के साथ, क्योंकि ये टॉपिक रखा गया है उपन्यास पर। अब बोल सकते हैं उपन्यास से हमारा क्या लेना देना, ऐसा हम अंग्रेज पढ़ते हैं, लेकिन जब भी मैं लगातार कई वर्षों से देख रहा हूँ, यहाँ का हिंदी विभाग हो, यहाँ का उर्दू विभाग हो, लगातार हर वर्ष एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है, ये बहुत कम देखा जाता है। तो इसके लिए यहाँ के विभाग के अध्यक्षों दोनों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप देख लीजिए, सुबह हर साल सितंबर में एक संगोष्ठी किया जाता है, सितंबर में एक संगोष्ठी किया जाता है, ये कहीं हमने देखा है? हाँ, सब पूरे 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 जो तमिलनाडु हो, भारत से हो, राष्ट्रीय स्तर पर पूरे अध्यापकों को यहाँ निमंत्रण किया जाता है, सबको जोड़ा जाता है, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। मैं दोनों अध्यापकों को शुभकामनाएं देता हूँ। और आज जो हमारे यहाँ वाइस चांसलर नहीं है, ये मेरे सौभाग्य की बात है। जहाँ मैंने पढ़ा था आंध्र में उस्मानिया कॉलेज से इंटरमीडिएट डिग्री वहां से किया था, वहाँ यूनिवर्सिटी के वहाँ आज हमारे मुजफ्फर सिंह जी सब वीसी बन गए हैं। उनके सामने कुछ कहना बोलना चाहते हैं, नहीं है, आज से निकल गए हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है। जहाँ मैंने पढ़ा था वहाँ की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए हैं, वो बहुत खुशी की बात है। और एक्चुअल में अगर सुबह में पत्नी के साथ गाड़ी में आ रहा था, पत्नी मेरी यहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैथ्स डिपार्टमेंट में है, मैंने कहा उनसे मैं आज यहाँ पर सेमिनार में उपन्यास पर पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हारे उपन्यास से हमारे छात्रों में क्या लेना देना है, हमारे छात्र लैंग्वेज पढ़ते हैं, हमारे छात्रों में टैलेंट है, क्योंकि हमारे छात्रों ने देश विदेश में यहाँ पर नाम कमाया है। एक साल हिंदी लेकर पढ़ते हैं, एक साल उर्दू लेकर पढ़ते हैं, तो कुछ मैसेज दो बच्चों को। तो
तुम्हारा उपन्यास से क्या लेना देना है। तो मैं वो बात को भूल गया। उसके बाद सुबह आकर जो हमारे वही चांद सिंह ने पूरी भाषण में बच्चों को प्रोत्साहन दे रहे थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आपके लिए सेमिनार रखा गया है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आजकल नारी को आज भारत में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। हम सब जानते हैं कि आजकल नारी राजनीति में, शिक्षा में सबसे बढ़कर आगे बढ़ रही है, आत्मनिर्भर होकर, सेल्फ कॉन्फिडेंस होकर आगे बढ़ रही है, सबसे बढ़कर आगे बढ़ रही। इतना ही नहीं, वह साबित करती जा रही है, प्रमाणित करती जा रही है। आज की नारी पुरुषों से, लड़कों से किसी हालत में, किसी विषय में कम नहीं है। इस प्रकार बताना आपको आपका कर्तव्य है। मैं जब भी बोलता हूँ तो मेरा गला सूख जाता है। तो इस प्रकार आपके अंदर जो प्रतिभा है, क्रिएटिव टैलेंट है, उसको जरूर बाहर निकालिए। सिर्फ मेहनत करना है, लगन करना है, पढ़ना है, शिक्षा प्राप्त करना हमारा सबका कर्तव्य है। जरूर बढ़कर आप IAS बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं, सिर्फ लगन के साथ आपको पढ़ना चाहिए। अगर एक ही मैं अब ज्यादा समय नहीं ले लूंगा, 5 ही मिनट ले लूंगा। एक सज्जन जो हमारे स्वामी विवेकानंद थे, एक बार लंदन गए थे एक सेमिनार में संघर्ष में भाग लेने के लिए। आप जानते हैं ना, लंदन में उस वक्त अगर विवेकानंद जी के समय में विवेकानंद जी को लंदन अधिकारियों ने एक संघर्ष में भाग लेने के लिए निमंत्रण किया था। जोरदार संगोष्ठी था। अंत में वहां के अंग्रेजी अधिकारी ने विवेकानंद से सवाल किया, पूछा, आपने सुना है, मैंने देखा है आपके भारत में लड़कियां, महिलाएं शेक हैंड देने के लिए क्यों हिचकिचाते हैं, क्यों उसको गलत मानते हैं, क्यों उसको अपराध मानते हैं। तो विवेकानंद ने जवाब दिया, विवेकानंद के विचार में भारत की लड़कियों, महिलाओं को उच्च स्थान दिया जाता है, वो बहुत ऊंचा स्थान देते हैं, दर्जा देते हैं। कहा उनसे अंग्रेजी अधिकार से, क्या आपके लंदन में कोई एक साधारण लड़की, कोई एक साधारण महिला जो अंग्रेजी की रानी कहलाती है, उसको शेक हैंड दे सकती है? नहीं है, बिल्कुल नहीं दे सकते। इस तरह हमारी भारत की लड़कियां भी रानी के समान है। ये बहुत खुशी है, जो मूल्य है, जो नारी को बहुत ऊंचा स्थान दिया उन्होंने नारी को लेकर। तो यहाँ पर जो अपने विषय पर आता हूँ, ज्यादा नहीं लेने समय, जो आधुनिक समस्या है, जो हिंदी और उर्दू में जो आधुनिक अभी आजकल जो 2000 के बाद, 17 के बाद जो हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो इस प्रकार नए नए नॉवेल्स हमने बिल्कुल कम पढ़ा है। जहाँ PhD है, रिसर्च कराते हैं नाज़िम मैडम जी, तो उनको वे जानते हैं आधुनिक में किस प्रकार की समस्या है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, जो पहले जो हिंदी को मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, हिंदी को उपन्यास जो छात्राओं के लिए बता रहा हूँ, हिंदी को उपन्यास भारत में कब आया, तो अंग्रेज जो बंगाल से शुरू हुआ हिंदी को उपन्यास। बंगाल में बंगाली साहित्यकारों ने उपन्यास लिखना शुरू किया। उसके बाद बंगाली उपन्यासकारों ने बंगाली भाषा उपन्यास लिखा। तो उसके बाद भारत में अनेक भाषाओं में, हिंदी में, तेलुगु में, अनेक भाषाओं में उसका अनुवाद शुरू हुआ। तो इस प्रकार उपन्यास का आरंभ एक्चुअल कह सकते हैं 1900 के बाद शुरू हुआ, कह सकते हैं। तो उसके बाद हम ये कह सकता हूँ कि जो खुद अगर प्रेमचंद ने, आप सब जानते हैं प्रेमचंद पहले हिंदी नहीं जानते थे। हिंदी छात्राओं को मैं कह रहा हूँ, प्रेमचंद पहले हिंदी नहीं जानते थे, उनको हिंदी पढ़ना लिखना नहीं आता था। ये उर्दू के माध्यम से आगे बढ़े हैं, उर्दू की शैली को अपनाए, उर्दू के संस्कार को अपनाए प्रेमचंद ने। जो उस समय में प्रेमचंद का जन्म 1920 में हिंदी लिखना शुरू किया। उसके पहले उर्दू उपन्यास का विकास एकदम ऊंचे स्थान पर था। तो उस समय के हिंदी उपन्यास से उर्दू उपन्यास आगे बढ़ रहा था, आगे बढ़ गया था। तो इस प्रकार के प्रेमचंद ने उर्दू के संस्कार को, उर्दू की शैली को हिंदी में अपनाया, आगे बढ़ा। 300 कहानियों से, 12 उपन्यासों से, अनेक जो उनके इर्द गिर्द जो भारत में जो समस्या है, पूरे कहानियों में, उपन्यासों में प्रस्तुत किया। इस प्रकार कहानीकार, जैसे प्रेमचंद के कहानीकार, उपन्यासकार आजकल कहानियां कोई नहीं लिख रहे, नहीं पाए, नहीं मिलते हैं। लेकिन आज के कहानीकार भी, आज के उपन्यासकार भी प्रेमचंद के संस्कार को, प्रेमचंद की परंपरा को, प्रेमचंद की शैली को, प्रेमचंद की समस्याओं को ही स्थान दिया है। उससे बढ़कर कुछ नहीं है। वही संस्कार को आगे बढ़ाए, प्रेमचंद के संस्कार को आगे बढ़ाए। फिर भी आजाद आ गई, भारत को स्वतंत्रता मिली,
तो उपन्यासकारों के लिखने में कुछ परिवर्तन आया। तो इस प्रकार आजादी के बाद, खासकर स्वतंत्रता के बाद, कई उपन्यासकारों ने, हिंदी में हो उर्दू में हो, उन्होंने सामाजिक समस्याओं के साथ साथ आदमी को, इंसान को, व्यक्ति को केंद्र में रखा। आदमी के जीवनी के समस्याओं को लेकर लिखा, आदमी को केंद्र रखा। जैसे गरीब समस्या है, मध्यवर्गीय जीवन है, आदमी की समस्याओं को टटोलने लगा। किस प्रकार आदमी आजकल पारिवारिक संबंध टूटते जा रहे हैं, पति पत्नी के संबंध किस तरह टूटते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये महफिल अल्लाह के फजल करम से इख्तिताम की मंजिल पर पहुंची। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे आप सब की खिदमत में हदे तशक्कुर पेश करने की सादत हासिल हुई है। मैं बज़्म उर्दू के तमाम असातिज़ा और तालिबात की जानिब से और कॉलेज की मजलिस आमला के तमाम अराकीन की जानिब से बतौर खास मुअज़्ज़ज़ मेहमानान खुसूसी की खिदमत में हदे तशक्कुर पेश करती हूँ कि आप सब ने अपनी गुनाह मसरूफियात के बावजूद हमारी इस महफिल में शिरकत फरमाई और अपने ताउन से हमारी महफिल को कामयाब बनाया। मैं सेमिनार के लिए दूर दराज से आए हुए मखला निगार हजरात खातीन और दूसरे कॉलेज से आए हुए असातिज़ा का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिनकी मौजूदगी ने इस महफिल को चार चांद लगा दिए। मैं शोबे उर्दू की जानिब से प्रिंसिपल मोहतरमा डॉक्टर शहनाज अहमद साहिबा, वाइस प्रिंसिपल इंचार्ज डॉक्टर फिरदौस जहां साहिबा और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हकीमा फसी साहिबा का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिनके ताउन के बगैर ये महफिल शायद ही कामयाब होती। फर्दन फर्दन मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जाहे तब शुभ आशीष माहे, गाहे तब जय गाता जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे